अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ इंग्लैंड के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज़ वडैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बरतानिया के अंदर जो है जो 1688 के अंदर जो है जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन रूनुमा हुआ वो क्या था, कब रूनुमा हुआ, कैसे रूनुमा हुआ और क्या उसकी काजिज़ थी, या फिर इस ग्लोरियस रेवोल्यूशन ने बरतानिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम है और जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम था या उसका जो मोनार्की सिस्टम था उसके ऊपर क्या असरात जो थे वो मरतब किए। आइए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज़ वडैच। डियर स्टूडेंट्स, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कोई हमारा वीडियो देखते हैं तो आप लाजमी तौर पे उसके ऊपर जो है फ़ीडबैक दिया करें ताकि उसमें हमारी रहनुमाई भी हो, और अगर आपको वो काम अच्छा लगता है तो ज़ाहिर है उससे हमारी हौसला अफजाई भी होती है। तो आइए इस वीडियो का आप कहता तौर पे आगाज़ करते हैं। रेवोल्यूशन, पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेवोल्यूशन, और जब हम रेवोल्यूशन को जान लेंगे तो फिर हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्लोरियस रेवोल्यूशन। तो रेवोल्यूशन मीन्स ए फोर्सिबल ओवरथ्रो ऑफ ए गवर्नमेंट और सोशल ऑर्डर इन फेवर ऑफ ए न्यू सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, रेवोल्यूशन जो है बेसिकली एक सडन चेंज होती है जिसके ज़रिए जो है ताकत के ज़रिए जो है जिसमें जो सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा होता है, जो स्टेटस को का सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा होता है उसको जो है वो ख़त्म किया जाता है और उसकी जगह के ऊपर जो है एक नया सिस्टम जो है वो मुतारफ़ करवाया जाता है। तो सिस्टम रेवोल्यूशन मींस ए फोर्सिबल ओवरथ्रो ऑफ ए गवर्नमेंट। तो रेवोल्यूशन क्या है? रेवोल्यूशन यह है कि जो हुकूमत बरसरे इक़्तिदार होती है उसको ताकत के ज़रिए जो है, फ़ोर्स के ज़रिए जो है वो ख़त्म कर दिया जाता है और उसको इक़्तिदार से जो है वो महरूम कर दिया जाता है। और सोशल आर्डर या जो सोशल आर्डर होता है या इकनॉमिक आर्डर होता है या जो पॉलिटिकल आर्डर होता है उसको ताकत के ज़ोर पे ख़त्म करके उसकी जगह के ऊपर जो है एक नया पॉलिटिकल सिस्टम, एक नया सोशल सिस्टम या एक नया इकनॉमिक सिस्टम या एक नया गवर्नमेंटल सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस कराया जाता है। इसकी बेशुमार मिसालें हैं, जैसा कि 1917 के अंदर जो है रशिया के अंदर जो है कम्युनिस्ट इनकलाब आया था और उससे पहले वहाँ जो फ्यूडल सिस्टम था तो उस इनकलाब के ज़रिए जो है फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म किया गया, ताकत के ज़ोर के ख़त्म करके वहाँ पे कम्युनिज़्म को मुतारफ़ करवाया गया। तो रेवोल्यूशन जो है एक ऐसी सडन और फोर्सिबल चेंज होती है जिसकी मदद से पहले से मौजूद सिस्टम को, चाहे वो सोशल हो, इकनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, गवर्नमेंटल हो, उसको जो है वो चेंज करके वहाँ पे नया सिस्टम जो है वो लाया जाता है। तो ऐसी सडन एंड फोर्सिबल जो चेंज होती है उसको रेवोल्यूशन कहा जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। रेवोल्यूशन इज़ ए सडन, रेवोल्यूशन क्या है? रेवोल्यूशन इज़ ए सडन, रेडिकल एंड कंप्लीट चेंज। रेवोल्यूशन बेसिकली चेंज का नाम होता है, लेकिन ऐसी चेंज जो कि सडन हो, अचानक जो है वो हो, ताकत के ज़ोर के ऊपर हो, रेडिकल हो, उसमें तमाम जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है रियासत का, गवर्नमेंट का, पॉलिटिकल सिस्टम है, सोशल सिस्टम है, कल्चरल सिस्टम है, उसको मुकम्मल तौर पे जो है उसको चेंज कर दिया जाता है। पहले से मौजूद चीज़ों को ख़त्म करके नया सेटअप जो है वो मुतारफ़ करवाया जाता है। तो ये एक मुकम्मल, कम्प्रीहेंसिव और रेडिकल जो है चेंज का नाम जो है वो रेवोल्यूशन होता है। नेक्स्ट है कि कंप्लीट चेंज होती है, यानी ये नहीं होता कि ज़िंदगी के एक शोबे के अंदर जो तब्दीली आ जाए लेकिन बाकी मामलात वैसे ही रहें। तो रेवोल्यूशन जो होता है जब किसी भी रियासत में रूनुमा होता है तो बेसिकली पूरा रियासत का जो स्ट्रक्चर होता है वो तब्दील हो जाता है और उस स्ट्रक्चर के अंदर जो है उसका पॉलिटिकल सिस्टम भी आता है, उसका कल्चर सिस्टम भी आता है, उसका सोशल सिस्टम भी आएगा, उसका इकोनॉमिक सिस्टम भी आएगा और उसका जो इंस्टीट्यूशनल सिस्टम होता है, हर चीज़ के अंदर जो है एक तब्दीली जो है वो रूनुमा होती है। ये तब्दीली सडन होती है, रेडिकल होती है और कंप्लीट होती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इट आल्सो मीन्स ए फंडामेंटल चेंज। तो रेवोल्यूशन क्या है? फंडामेंटल चेंज इन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली। तो जो रेवोल्यूशन है वो बेसिकली एक फंडामेंटल चेंज होती है स्पेशली इन द पॉलिटिकल सिस्टम, ख़ास तौर पे जो है जब जिसके ज़रिए जो पॉलिटिकल सेटअप होता है उसको चेंज कर दिया जाता है। तो जब पॉलिटिकल सेटअप चेंज होगा
तो ऑटोमेटिकली जो है बाकी जो सिस्टम है वो खुद ब खुद जो है तब्दील हो जाएंगे। और नंबर 3 पॉइंट है द ओवरथ्रो आर रीनंसिएशन ऑफ वन गवर्नमेंट आर रूलर एंड द सब्स्टिट्यूशन ऑफ अनदर बाय द गवर्नमेंट। तो जो रेवोल्यूशन है, रेवोल्यूशन क्या है? रेवोल्यूशन है ओवरथ्रो आर रीनंसिएशन ऑफ वन गवर्नमेंट, किसी हुकूमत को यानी बरसर इक़्तिदार हुकूमत को हुकूमत से निकाल देना या उसको दस्तबरदार कर देना, इक़्तिदार से उसको महरूम कर देना, आर रूलर या किसी हुक्मरान का इक़्तिदार से उसको बाहर निकाल देना, एंड द सब्स्टिट्यूशन ऑफ अनदर बाय द गवर्नमेंट, और फिर एक नया मुतबादल सिस्टम जो है वहाँ पे मुतारफ़ करवाना। और ये तब्दीलियाँ जो हैं इनके लिए ज़रूरी है कि वो सडन हों, रेडिकल हों, कंप्लीट और कम्प्रीहेंसिव हों। तो फिर जो है ऐसी चेंज को जो है तब जो है वो रेवोल्यूशन जो है वो कहा जाएगा। आइए आप देखते हैं कि ग्लोरियस रेवोल्यूशन क्या था, कि ग्लोरियस रेवोल्यूशन के आने से बरतानिया के अंदर क्या तब्दीलियाँ रूनुमा हुई और इसको ग्लोरियस रेवोल्यूशन क्यों कहा जाता है। व्हाट इज़ ब्रिटिश ग्लोरियस रेवोल्यूशन? ग्लोरियस रेवोल्यूशन आल्सो कॉल्ड रेवोल्यूशन ऑफ 1618। तो जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन है उसके लिए बास जो राइटर्स हैं, जो हिस्टोरियंस हैं, वो उसको रेवोल्यूशन ऑफ 1618 भी कहते हैं, और बास जो राइटर्स हैं या जो पॉलिटिशियंस हैं वो इसको ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी कहते हैं। ब्लडलेस रेवोल्यूशन यानी ऐसा रेवोल्यूशन जिसमें किसी किस्म का कोई जानी माली नुकसान ना हो, कोई खून खराबा ना हुआ हो। इन इंग्लैंड हिस्ट्री, तो बरतानवी तारीख़ के अंदर जो है जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन है उसको ग्लोरियस रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन ऑफ 1688 और ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। द इवेंट्स ऑफ 1688 टू 1689, बेसिकली ये जो रेवोल्यूशन है ये तो रूनमा हो गया था 1688 को, लेकिन चूँकि 1689 को जो है जो बिल ऑफ राइट्स है वो मंजूर हुआ था, तो लिहाजा इसकी जो ड्यूरेशन है उसको अगले साल तक जो है वो कैलेंडर ईयर तक ले जाया जाता है। डेट रिजल्टेड इन ए डेपोजिशन ऑफ जेम्स टू। तो याद रखिएगा कि जब बरतानिया के अंदर ग्लोरियस रेवोल्यूशन रूनुमा होता है तो उस वक्त बरतानिया के अंदर जो हुकूमत थी, जो बरतानिया का जो मुनार्क था, जो बादशाह था, ही वाज जेम्स टू। तो उस वक्त जो है वो जेम्स टू की जो है वहाँ पे हुकूमत थी। तो अब यूँ कह लें कि ये रेवोल्यूशन जो है जेम्स टू की हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है, उसकी बादशाहत के ख़िलाफ़, उसकी मुनार्की के ख़िलाफ़ जो है रूनुमा हुआ था। तो डेपोजिशन ऑफ जेम्स टू एंड द एक्सेशन ऑफ हिज डॉटर मैरी टू। तो दो दिलचस्प बातें हैं कि सियासत में जो है आप यूँ समझें कि कोई किसी का कुछ नहीं लगता, सब मफादात का खेल होता है। तो यहाँ जो रेवोल्यूशन आया वो जिस बादशाह के ख़िलाफ़ रेवोल्यूशन आया उसकी बेटी जो है वो रेवोल्यूशन लेकर आई, यानी जब बादशाह तख्त से महरूम हुआ तो उसकी बेटी जो है वो तख्त नशीन हो गई थी। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सियासत के अंदर जो है दोस्तियाँ तो दूर की बात, रिश्ते भी जो है वो कोई अहमियत नहीं रखते। तो इक़्तिदार के लिए जो है उसने अपने ही बाप का जो तख्ता था वो उल्ट दिया। तो क्या हुआ, डेपोजिशन ऑफ जेम्स टू। जेम्स टू जो है जो उस वक्त बादशाह था बरतानिया का, उसको जो है वो इक़्तिदार से जो था वो माज़ूल कर दिया गया, उसको बरतरफ कर दिया गया। एंड द एक्सेशन ऑफ हिज डॉटर मैरी टू, और उसकी जो बेटी मैरी टू थी वो जो है वो उसने इक़्तिदार के ऊपर तख्त नशीन हो गई या उसने इक़्तिदार के ऊपर कब्ज़ा कर लिया। एंड हर हस्बैंड विलियम थ्री, और उसने अपने खामन के साथ मिलकर जो है अपने ही बाप के ख़िलाफ़ जो है ये बगावत की, और वो कामयाब हो गई। और इस रेवोल्यूशन को जो है, इस चेंज को जो है जिसमें मैरी टू और उसका हस्बैंड जो है विलियम थ्री जो है वो मुश्तरका तौर पे जो है बादशाह और क्वीन बन गए थे, और जेम्स टू जो है उसको इक़्तिदार से महरूम किया गया। एंड हस्बैंड विलियम टू प्रिंस ऑफ ओरेंज एंड स्टैंड होल्डर ऑफ द यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ द नीदरलैंड्स। तो उस वक्त जो है वो जो प्रोविंसेस ऑफ द नीदरलैंड्स थे वहाँ पे वो उसकी हुकूमत थी। तो उसने क्या किया कि अपनी बीवी मैरी टू जो कि जेम्स टू की बेटी थी, उन दोनों ने मिलकर जो है बादशाह के ख़िलाफ़ जो है बगावत की, उसके इक़्तिदार को जो है वो
उसको महरूम किया और ख़ुद वो मुश्तरका तौर पे जो है इक़्तिदार के ऊपर काबज़ हो गए। अब ये जो चेंज हुई इसके अंदर जानी नुकसान नहीं हुआ, कोई माली नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि बादशाह को जब पता चल गया कि अब जो मेरी जो अफवाज हैं उन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया है, और यानी जब जेम्स मैरी टू और विलियम थ्री जो है जब वो लंदन के ऊपर जो है हमलावर हुए, तो बादशाह ने अपनी अफवाज को जो है उनका मुकाबला करने के लिए भेजा था। लेकिन क्या हुआ कि उन अफवाज ने मैरी टू और विलियम थ्री के ख़िलाफ़ जंग लड़ने से इनकार कर दिया। तो बादशाह को थोड़ा सा एहसास हो गया कि अब जो है उसकी दाल गलने वाली नहीं है, तो उसने क्या किया, वो वहाँ से फ़रार होकर वो फ़्रांस में जो है उसने पनाह ले ली, अपने बच्चों के साथ जो है उसके साथ उसने पनाह ले ली। और इस तरह जो है बग़ैर किसी ब्लडशेड के जो है ये एक तब्दीली रूनुमा हुई, इसीलिए इसको हिस्ट्री के अंदर जो है वो ग्लोरियस रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। वट वर द प्राइमरी काजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ द ग्लोरियस रेवोल्यूशन। तो जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन था, वट वर द प्राइमरी काजेज़, उसकी जो प्राइमरी काजेज़ थी यानी बुनियादी जो उसकी वजूहात थी वो क्या थी। What were the primary causes and effects of the glorious revolution? It is agreed mostly among the Whig historians. Whig वहाँ की political party थी, तो जो Whig historians थे that the overthrow of the King James II began a modern parliamentary democracy in England. और next है the glorious revolution was brought about the English opposition to a Catholic monarch, concerns over the king's power and the birth of the James II's son from his second wife in 1683। कहानी कुछ यूँ है कि बादशाह जो है उसकी जो पहली बीवी थी उससे उसकी दो बेटियां थी। एक जो है बेटी जो थी वो मैरी थी और दूसरी बेटी का नाम जो है वो एन था। यानी एक बेटी का नाम था मैरी और दूसरी बेटी जो है वो एन थी। अब ये बादशाह की पहली बीवी से थी। बादशाह ने फिर दूसरी शादी की, और दूसरी शादी जब उसने की 1683 को, 1683 इससे पहले शादी की, और 1683 को जो है बादशाह के यहाँ बेटा पैदा हुआ, जेम्स टू के यहाँ बेटा पैदा हुआ। अब जेम्स टू जो है उसका प्रॉब्लम ये था बरतानवी कौम के साथ कि वो कैथोलिक था, और बरतानिया के अंदर जो है उस वक़्त कैथोलिक को, जो रोमन कैथोलिक मज़हब था, उसको नापसंद किया जाता था, और जो अक्सरियत थी वो प्रोटेस्टेंट थी, जो लिबरल लोग थे तो वो प्रोटेस्टेंट फ़िरके को पसंद करते थे। जब बादशाह का जानशीन पैदा हो गया तो उसमें क्या था कि अगर बादशाह का बेटा हो तो वो बादशाह का जानशीन होता है, अगर उसकी औलाद में बेटा ना हो, औलाद नरीना ना हो, तो फिर बेटी जो है वो हुक्मरान बनती है। अब चूँकि बादशाह का बेटा हो गया था और बादशाह का बेटा, उन्हें ख़तरा था कि बादशाह ख़ुद चूँकि कैथोलिक है तो लिहाजा इसकी भी तलीम व तरबियत जो है वो कैथोलिक मज़हब के मुताबिक होगी। तो बरतानवी कौम को ये ख़तरा लाहक हो गया कि हम मुस्तकिल तौर पे जो है वो कैथोलिक फ़िरके के अंदर जो है बादशाह के अंदर रहेंगे, और वो उनको जो है वो काबिल कबूल नहीं था। चुनांचे उन्होंने जो है जब ऐसी सूरत हाल हुई तो बरतानवी कौम के अंदर जो है एक बेचैनी पैदा होना शुरू हो गई कि जैसे ही बादशाह के यहाँ बेटा दूसरी बेटी से पैदा हुआ तो उसका वारिस जो था वो बन गया था, जिससे पूरे मुल्क में क्या हुआ, बेचैनी पैदा हो गई। लोग जो थे वो उससे अदम इतमाद का इजहार करने लगे, क्योंकि उन्हें ख़तरा था कि अब कैथोलिक मज़हब जो है वो उनके ऊपर गालिब आ जाएगा, और इंग्लिस्तान जो है, बरतानिया जो है वो हमेशा के लिए जो है वो कैथोलिक बादशाह के मतहत चला जाएगा। और ये बात उनको जो है उस वक़्त काबिल बर्दाश्त नहीं थी। जो टोरी पार्टी थी और जो उस वक़्त जो व्हिग पार्टी थी, दोनों पार्टियां जो हैं वो कैथोलिक के ख़िलाफ़ थी। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने बादशाह की जो बड़ी बेटी थी मैरी टू जो है जिसकी शादी हो चुकी थी, उनको दावत दी कि आप जो हैं वो इक़्तिदार के ऊपर जो है वो कब्ज़ा कर लें और हम आपको जो है सपोर्ट करेंगे। चुनांचे मैरी टू जो है वो अपने खामद के साथ जो है 1688 को जो है उसने क्या किया कि अपनी मुख्तसर सी फ़ौज के साथ जो है वो बरतानिया आ गए, और जब बरतानिया जो है वो बंदरगाह पर उतरे और उनका वहाँ पे मुकामी लोगों ने जो है वो भरपूर इस्तकबाल किया। बादशाह ने क्या किया कि उन मैरी टू की अफवाज जो थी उनका मुकाबला करने के लिए वहाँ फ़ौज भेजी, जिसने वहाँ पे उनका मुकाबला करने से इनकार कर दिया। अब बादशाह को मैसेज मिल गया कि अब गेम जो है वो मेरे हाथ से निकल चुकी है।
तो उसने क्या किया कि उसने बेहतर ये समझा और उसने अपने जो बीवी बच्चे थे वो लिए और वो बरतानिया से फ़रार होकर उसने फ़्रांस में जो है पनाह ले ली। तो ये जो है वो एक तब्दीली रूनुमा हुई। अब बादशाह ने चूँकि मुकाबला नहीं किया था और कोई जंग नहीं हुई थी, कोई तसादम नहीं हुआ था, कोई कत्ले आम नहीं हुआ था, तो चूँकि ये सारा सेटअप जो है पुरअमन तरीके से हो गया, पीसफुली हो गया, इसलिए तारीख़ के अंदर इसको ग्लोरियस रेवोल्यूशन जो है वो कहा जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं काजीज़ ऑफ ग्लोरियस रेवोल्यूशन। उसकी क्या काजीज़ थी? जेम्स यानी जेम्स टू, ओवर्ट, रोमन, कैथोलिज्म। तो जो जेम्स टू था, जो उस वक़्त बरतानिया का जो बादशाह है, वो क्या था? वो बड़ा खुल्लम खुला जो है, बड़ा वाज़ेह तौर पे जो है वो कैथोलिज्म का प्रचार करता था। जेम्स टू जो है, जेम्स टूस, ओवर्ट, रोमन, कैथोलिज्म। तो जेम्स टू जो है वो कैथोलिज्म को जो है उसकी प्रीच करता था, खुल्लम खुला वो उसको जो है वो सपोर्ट करता था। और ये बात जो है उस वक़्त का जो बरतानिया था वहाँ काबिल कबूल नहीं थी। आम लोग जो हैं वो कैथोलिज्म को नापसंद करने लगे थे और उसके मुकाबले में वो प्रोटेस्टेंट फ़िरके को जो है पसंद करते थे। ये इनकलाब की वजह बनी कि लोगों ने बादशाह को सपोर्ट करने से इनकार कर दिया क्योंकि वो कैथोलिज्म का प्रचार कर रहा था। नंबर 2, हिज सस्पेंशन ऑफ द लीगल एंड पॉलिटिकल राइट्स ऑफ डिसेंटर्स। अब जो बादशाह के जो मुखालफिन थे, जो अपोजिशन के जो लोग थे, जो डिसेंटर्स थे, इख्तलाफी राय, बादशाह से जो डिसएग्री करते थे, बादशाह ने उनके लीगल राइट्स और पॉलिटिकल राइट्स जो हैं वो सस्पेंड कर दिए थे। यानी लोगों के जो बेसिक राइट्स थे उनको राइट टू डिसएग्री भी नहीं था। यानी इस वक्त बादशाह जो है इस कदर वो वसी अख्तियारात का मालिक हो गया था, उसकी डिक्टेटरशिप और मोनार्की इतनी ताकतवर थी कि उसने अपने मुखालफिन को दबाने के लिए उनके जो राइट्स थे वो उनसे जो है ले लिए थे और उनको जो है इख्तलाफी राय करने का हक़ नहीं दिया गया था। नंबर 3, जो बहुत ख़तरनाक वजह बनी वो ये थी, द बर्थ ऑफ द कैथोलिक हेयर टू द थ्रोन रेज्ड डिसकंटेंट अमंग द पीपल। अब जब बादशाह के यहाँ 1683 को जो है बेटा पैदा हुआ तो उसके बाद बरतानवी कौम के अंदर जो है ये परेशानी लाहक होगी, वो अदम इत्मीनान का शिकार हो गए। इसका मतलब है कि पहले भी कैथोलिक बादशाह है और बादशाह ज़ाहिर ताहियात होता है, तो जब उन्हें ये हुआ कि अब तो जानशीन पैदा हो गया, हर बादशाह लाजमी तौर पे जो है इसकी जो तलीम तरबियत है वो कैथोलिक मज़हब के मुताबिक करेगा, तो वो मुस्तकिल तौर पे जो है वो कैथोलिक के शिकंजे में आ जाएंगे। तो उन्होंने जो है इसके ख़िलाफ़ जो है वो अदम एतमाद का इजहार किया और बेचैनी पैदा हुई और उन्होंने बादशाह को जो है वो सपोर्ट करने से इनकार कर दिया था। यही वजह है कि जैसे ही मैरी और उसका खामद विलियम थ्री जो है जब उन्होंने बरतानिया के ऊपर हमला किया तो अवाम की जो सपोर्ट थी वो बादशाह की बजाय मैरी और विलियम थ्री के साथ हो गई और उसने अवाम की सपोर्ट के साथ जो है उन्होंने बरतानवी बादशाह के ऊपर जो था कब्ज़ा कर लिया और वो मुश्तरका तौर पे जो है किंग और क्वीन जो थे वो बन गए। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये नंबर 3 है और नंबर 4 है। नेक्स्ट है व्हाट वाज द मेजर रिजल्ट्स ऑफ द ग्लोरियस रेवोल्यूशन। अब जब ग्लोरियस रेवोल्यूशन रूनुमा हो गया और इक़्तिदार के ऊपर जो है मैरी और जो विलियम थ्री थे उन्होंने इक़्तिदार के ऊपर कब्ज़ा कर लिया तो 1688 को, तो उसके बाद क्या हुआ? इट क्रिएटेड ए लिमिटेड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एंड पावरफुल पार्लियामेंट इन इंग्लैंड। अब इंग्लैंड के अंदर जो तब्दीली रूनुमा हुई वो ये था कि वहाँ जो अब्सोल्यूट मोनार्की थी वो ख़त्म हो गई और वहाँ पे लिमिटेड मोनार्की, महदूद अख्तियारात की हामिल जो है सेरेमोनियल और नॉमिनल मोनार्की जो है वो जो है वो कायम हुई और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वहाँ पे कायम हुई। पहले क्या था? बादशाह की ज़ुबान से निकला हुआ हर लफ्ज़ कानून होता था। बादशाह कानून क्या है इस बात का फ़ैसला बादशाह करता था। अब जब वहाँ पे ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ तो ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बाद जो है जो सुप्रीम अथॉरिटी है वो कॉन्स्टिट्यूशन को हासिल होगी और बादशाह कानून के ताबे हो गया। पहले इस बात का फ़ैसला बादशाह करता था कि कानून क्या है। अब ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बाद इस बात का फ़ैसला कानून करने लगा यानी कॉन्स्टिट्यूशन करने लगा कि बादशाह की हैसियत क्या होगी। यानी अब बादशाह की हैसियत का तयन जो है कि बादशाह क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता,
बादशाह कौन हो सकता है, कौन नहीं कर सकता, इस बात का फैसला करना कॉन्स्टिट्यूशन का काम हो गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको सुप्रीम हैसियत हासिल हो गई थी। पहले सुप्रीम अथॉरिटी बादशाह के पास थी, अब वो कॉन्स्टिट्यूशन के पास चली गई। पहले जो सॉवरेनिटी थी वो बादशाह के पास थी। रेवोल्यूशन के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है उसको सॉवरेन स्टेटस जो था वो हासिल हो गया। तो इट क्रिएटेड ए लिमिटेड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एंड पावरफुल पार्लियामेंट इन इंग्लैंड। और बरतानवी पार्लियामेंट जो है वो सॉवरेनिटी के मालिक बन गई। बरतानवी पार्लियामेंट को दुनिया की सबसे ताकतवर पार्लियामेंट कहा जाता है क्योंकि वो सॉवरेनिटी जो है वो रखती है। नंबर 2, विलियम एंड मैरी बिकेम किंग एंड क्वीन ऑफ इंग्लैंड एंड जेम्स टू फ्लैट। दूसरी तब्दीली क्या हुई कि विलियम और मैरी जो थे वो बरतानिया के किंग एंड क्वीन बन गए, जबकि जेम्स टू जो है वो वहाँ से फरार हो गया। तो ये तब्दीली रूनुमा हुई। इसी तब्दीली को जो है ग्लोरियस रेवोल्यूशन जो है वो कहा जाता है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे इस वीडियो का अख्ताम होता है। इस मुख्तसर वीडियो के अंदर जो है हमने कोशिश की कि आपको जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन है, जब भी आप कोई ब्रिटिश डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं तो लाजमी तौर पे जो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं या जब भी रेवोल्यूशंस की बात होती है तो ब्रिटिश ग्लोरियस रेवोल्यूशन का जो है तस्करा जो है लाजमी तौर पे होता है। तो कोशिश ये थी कि आपको इसके बारे में जो बेसिक नॉलेज है या बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो दी जाए, ताकि जब भी आप ग्लोरियस रेवोल्यूशन की टर्म सुने तो आपके जहन में एक पूरा स्केच जो है वो वाज़ी हो जाए कि ये ग्लोरियस रेवोल्यूशन क्या था और इसके बाद किस तरह जो है बरतानिया के अंदर जो अब्सोल्यूट मोनार्की थी वो किस तरह कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के अंदर जो है तब्दील होगी। जो बरतानिया की जो अनलिमिटेड पावर्स की हामिल मोनार्की थी वो किस तरह लिमिटेड पावर्स की हामिल मोनार्की होगी, और किस तरह जो है बरतानिया का जो बादशाह था, जो किंग था, जो मोनार्क था, जो आल इन आल था और जिसकी ज़ुबान से निकला हुआ लफ्ज़ कानून होता था, किस तरह जो है वो बज़ाते ख़ुद कानून के ताबे हो गया। तो इस तरह जो है बरतानिया के अंदर जो है ये जो एक चेंज रूनुमा हुई जो बड़े पीसफुल तरीके से हुई और विदाउट एनी ब्लडशेड हुई। तो इसी वजह से जो है तारीख़ के अंदर जो है इस रेवोल्यूशन को जो है ग्लोरियस रेवोल्यूशन का जो था वो नाम दिया गया। यहाँ पे इस वीडियो का नाम होता है। आप से ये रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और यहाँ नेक्स्ट कुछ चीज़ें और भी हैं। व्हाट कास्ट इंग्लैंड्स ग्लोरियस रेवोल्यूशन। तो ग्लोरियस रेवोल्यूशन जो था, ग्लोरियस रेवोल्यूशन 1688-89 in the England stemmed from the religious and political conflicts. King James II was Catholic, his religion and his actions rooted in it, but put him at odds with the non-Catholic population and other। मैं इसके ऊपर डिटेल से आपको बता चुका हूँ कि जो बुनियादी वजह ये थी कि किंग जेम्स टू जो है वो कैथोलिक था और उस वक़्त की जो ब्रिटिश पॉपुलेशन थी, जो बरतानवी अवाम थी, वो कैथोलिज़म को नापसंद करती थी, वो कैथोलिज़म के ख़िलाफ़ थी और उस वो डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो मुतारफ़ हो रहा था। लिबरलिज़म को जो है बुनियादी अहमियत हासिल हो गई थी और एक ऐसा सेटअप वो चाहते थे जिसमें एक कैथोलिज़म जो है उसका कोई अमल दखल ना हो। तो बादशाह जो है वो चूँकि कैथोलिक था और बादशाह के जब बेटा पैदा हुआ तो उनको और ज़्यादा ख़दशात पैदा हो गए। तो चुनांचे ये बुनियादी वजह बनी, जो बेसिक रीज़न थी कि वो जो मज़हब के नाम के ऊपर जो है इख्तलाफात पैदा हो रहे थे और मज़हब के ऊपर, कैथोलिज़म के ऊपर जो अदम एतमाद हो गया था, उसने जो है बरतानवी कौम को जो है बादशाह से बहुत दूर कर दिया। नतीजा ये निकला कि जब बादशाह के ख़िलाफ़ इक़दामात हुए तो बरतानवी कौम ने बादशाह का साथ देने की बजाय जो इनकलाबी थे उनका साथ दिया और इस तरह जो है वो इनकलाब लाने में वहाँ पे कामयाब हो गए। व्हाट वर द 3 मेन रिजल्ट्स ऑफ द ग्लोरियस रेवोल्यूशन। नंबर 1, जब ग्लोरियस रेवोल्यूशन रूनुमा हुआ तो वहाँ पे क्या हुआ। नंबर 1, जेम्स टू ओवरथ्रोन। जेम्स टू जो है उसका तख्ता उल्ट दिया गया। नंबर 2, विलियम 3 एंड मैरी 2 टुक हिज प्लेस। तो विलियम 2 और मैरी 2 जो हैं, विलियम 3 एंड मैरी 2 जो हैं, विलियम जो था वो बादशाह बन गया और मैरी 2 वहाँ की क्वीन बन गई। द 1689 बिल ऑफ राइट्स लिमिटेड द फ्यूचर पावर्स ऑफ द मोनार्की। तो नेक्स्ट ईयर जो है 1689 को जो है बिल ऑफ राइट्स की मंजूरी हुई,
तो जब बिल ऑफ राइट्स की मंजूरी हुई तो उसके नतीजे में बादशाह की जो पावर थी वो लिमिटेड कर दी गई। बादशाह को एक नॉमिनल स्टेटस दिया गया और सेरेमोनियल स्टेटस दिया गया, और बादशाह जो है वो पार्लियामेंट के मतहत हो गया। अब बादशाह कौन होगा, वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, तो इस बात का फ़ैसला करने का अख्तियार अब पार्लियामेंट के पास था। तो बादशाह को जो है बड़ी महदूद हैसियत का मालिक जो था वो बना दिया गया था। नंबर 4 है पार्लियामेंट वाज डिक्लेयर्ड सॉवरन। तो उसके बाद जो पार्लियामेंट है उसको सॉवरन डिक्लेयर कर दिया गया, वो सॉवरेनिटी की मालिक बन गई और उसको लामहदूद अख्तियारात जो थे वो कानून साजी के हासिल हो गए। और नंबर 6 है इट इस्टेब्लिश द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो इसके बाद जो है अब जो अब्सोल्यूट मोनार्की थी वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में तब्दील हो गई। तो बादशाह जो है वो आइन के ताबे हो गया। अब बादशाह जो है वो आइन के मुताबिक काम करने का पाबंद हो गया था। तो पहले बादशाह की ज़ुबान से निकला हुआ हर लफ्ज़ जो है वो कानून का दर्जा रखता था, लेकिन अब जो है बादशाह का स्टेटस चेंज हो गया था। बादशाह जो था वो नॉमिनल हो गया था, बरनाम हो गया था, और जो एक्चुअल पावर्स थी वो पार्लियामेंट के पास चली गई और कैबिनेट के पास चली गई, प्राइम मिनिस्टर के पास चली गई, और बादशाह की हैसियत जो थी वो बरनाम हो गई। और नेक्स्ट है व्हेन डिड द ग्लोरियस रेवोल्यूशन हैपेंड। ये बात होगी तफसील के साथ। बेसिकली तो 1688 है, लेकिन ये प्रोसेस मुकम्मल हुआ 1688 टू 1689। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वह वाज द ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ 1688 कॉल्ड ग्लोरियस, यानी इसको ग्लोरियस रेवोल्यूशन क्यों कहा जाता है मैं आपको पहले बता चुका हूँ। द ग्लोरियस रेवोल्यूशन वाज कॉल्ड ग्लोरियस बिकॉज all of the objectives and goals of the revolutionaries were achieved without any bloodshed। चूँकि जो रेवोल्यूशनरीज थे, जो इनकलाब पसंद थे, उनके जितने भी ऑब्जेक्टिव्स थे, जितने भी एम्स थे, जितने भी गोल्स थे, सब के सब जो हैं विदाउट एनी ब्लडशेड हासिल हो गए। पुरअमन तरीके से बगैर किसी खून खराबे के उनके ऑब्जेक्टिव्स हासिल हुए, और नतीजा क्या निकला कि एक पुरअमन तरीके से वहाँ का सिस्टम चेंज हो गया। मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में, अब्सोल्यूट मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में तब्दील हो गई। तो इससे जो है इसको तारीख के अंदर जो है एक ग्लोरियस रेवोल्यूशन का नाम जो था वो दिया गया था। नेक्स्ट है हु इन्वेंटेड द टर्म ग्लोरियस रेवोल्यूशन। ये टर्म किसने जो है वो यूज़ की। कैथोलिक हिस्टोरियंस टिपिकली रेफर टू द ग्लोरियस रेवोल्यूशन एज द रेवोल्यूशन ऑफ 1688। अब जो कैथोलिक थे, जो बादशाह के सपोर्टर्स थे, वो क्या कहते हैं, वो जो कैथोलिक हिस्टोरियंस हैं वो ग्लोरियस रेवोल्यूशन की टर्म इस्तेमाल नहीं करते, वो करते हैं रेवोल्यूशन ऑफ 1688। वो इसको रेवोल्यूशन ऑफ 1688 का इस्तेमाल करते हैं। जो वेग हिस्टोरियंस हैं रेफर द फ्रेज ब्लडलेस रेवोल्यूशन, और जो वेग्स थे वो इसको ब्लडलेस रेवोल्यूशन कहते हैं। द टर्म ग्लोरियस रेवोल्यूशन वाज फर्स्ट काइंड बाय जॉन हैम्पडन इन 1689, और इसको ग्लोरियस रेवोल्यूशन के लिए इसकी जो पहली टर्म इस्तेमाल की गई वो जॉन हैम्पडन था, जिसने 1689 को जो है इसको ग्लोरियस रेवोल्यूशन कहा। और फिर ये टर्म जो है इसको तमाम स्कॉलर जो हैं अपनी अपनी राइटिंग्स के अंदर जो है वो इस्तेमाल करने लगे, और इस तरह ये जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन की जो टर्म है वो ज़बान ज़द आम हो गई, और यही टर्म जो है इस रेवोल्यूशन के लिए अब इस्तेमाल होती है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे इस वीडियो का अख्ताम होता है। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आपसे ये रिक्वेस्ट होती है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। जितनी ज़्यादा सब्सक्राइब होते हैं, सब्सक्राइबर्स होंगे, वो हमारी हौसला अफजाई का सबब बनते हैं, और फिर हमें भी काम करने का जो है एक इंसेंटिव मिलता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लाजमी तौर पे जो है इसको सब्सक्राइब करेंगे। आप देख रखे थे हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वडैच, और थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।